आंटी आइए ना, मेरे साथ खेलें। आज आपने मेरे साथ नहीं खेला, आइए ना प्लीज। 14 साल का बच्चा मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। मैं अभी काम में बिजी थी। आज सुबह से मुझे जरा भी फुर्सत नहीं मिली थी। मैं हर दिन अपने फ्री वक्त में उस बच्चे के साथ खेलती थी। ये बहुत प्यारा बच्चा था। मेरी कोई औलाद न थी तो मुझे उसकी तरफ से एक अजीब सी कशिश महसूस होती थी जिसे मैं कोई नाम ना दे पाती थी। मुझे उस पर बड़ा प्यार आता था, तभी हर दिन मैं अपना खाली वक्त उसी के साथ गुजारती थी। लेकिन आज मेरे पास बहुत से ऑर्डर थे। मैंने ज्वेलरी के 28 डिज़ाइन फाइनल करके आगे पहुंचाने थे। मैं तकरीबन रात के 10 बजे से ही इस काम में लगी हुई थी। बीच में बमुश्किल 1 ही घंटा सोई थी। खुद को जगाए रखने के लिए बार बार कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रही थी। आंखें अब जुड़ने लगी थी। मेरे पति का 3 बार फ़ोन आ चुका था। मैं भी बहुत थक गई थी। अब मैं जल्द से जल्द इस काम को निपटाकर आराम करना चाहती थी और सुकून से अपनी नींद पूरी करना चाहती थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सुकून आज के बाद मेरी जिंदगी से छिन जाना है। एक के बाद एक डिजाइन को चेक करके उनकी तसल्ली की कि इतने में नौकरानी ने आकर खाने का पूछा। भूख तो बहुत लग रही थी, लेकिन काम का बोझ कुछ सोचकर मैंने उसे खाना लगाने का कहा और खुद उठकर अपने रूम में आ गई। अलमारी से अपना एक सूट लिया और वॉशरूम में घुस गई। शावर लेने के बाद बाहर आई। शावर के बाद अब मेरे बदन में कुछ सुस्ती सी आ गई थी। दिमाग फ्रेश हो गया था। बाहर आई तो नौकरानी खाना लगा रही थी। मैंने खाना खाया। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी अपने अंदर उड़ेली और वापस लाउंज में सोफे पर बैठी। अब बस जेवर निकाल कर रखने थे। मैंने अपना फ़ोन उठाया और अपने पति को कॉल की, जो कि रिसीव कर ली गई। मेरे बोलने से पहले ही उसने कहा कि कितनी देर है और जल्दी करो। मैंने उसे कहा कि हाँ, बस काम पूरा हो गया है। मैंने इसलिए तुम्हें कॉल की थी कि तुम रितेश को भेज दो, वो आकर जेवर ले जाए। मैं नहीं आ सकूंगी, बहुत थकी हुई हूँ। उसने कहा कि तुम सारा सामान एहतियात से लाउंज में पहुंचा दो, वो बस 10 मिनट में ही पहुंच जाएगा। और हाँ, ध्यान से, कोई गलती नहीं होनी चाहिए अब की बार। वो जरा सख्त अंदाज में बोला था। उसके अंदाज में वार्निंग थी। मैं उसके अंदाज में छुपी वार्निंग को बखूबी महसूस कर रही थी। दरअसल हमारे घर में से पिछले चंद दिनों से अदृश्य भरे अंदाज में चीजें गायब हो रही थी। हफ्ता पहले ही सोने की 2 अंगूठियां भी गायब हो चुकी थी। लेकिन इन दिनों काम का वजन इतना ज्यादा था कि हम खोज ही न लगा सके कि चीजें कहाँ जा रही हैं। मैंने पति को यकीन दिलाया और उसे कहा कि बेफिक्र रहे, कोई गलती नहीं होगी। वैसे तो ज्यादातर जेवरात मैं खुद ही लेकर जाती थी, क्योंकि सोने हीरे का काम था, किसी पर एतबार करना मुश्किल था। लेकिन रितेश हमारा पुराना वफादार और काबिल एतबार साथी था। उसने आज तक 1 रुपये की भी ऊंच नीच नहीं की थी, इसलिए हम उस पर आंखें बंद करके एतबार करते थे। पोल बंद करके मैं अपने कमरे में आई और शीशे की दीवार एक तरफ स्लाइड करके अंदर चली गई। ये दीवार फिंगरप्रिंट से स्लाइड होती थी। इसके पीछे वो कमरा था जहां हमारे बेपनाह कीमती जेवरात रखे होते थे। चारों तरफ अलमारियां बनी हुई थी और हर एक में शीशे के बने चौकोर डब्बे रखे हुए थे। उनमें तरह तरह के डिजाइन के बेहद खूबसूरत जेवर चमक रहे थे। हर डब्बे पर अलग अलग तरह के लॉक लगाए गए थे। कुछ कोडवर्ड में थे और कुछ फिंगरप्रिंट्स में। दुनिया की नज़र में हम मामूली से ज्वेलर्स थे, लेकिन सच ये था हम करोड़ों के जेवरातों की लेवा बेची करते थे। मैंने कुछ जरूरी डिजाइन के जेवरात निकाले और फिर उनको बड़ी सफाई से डब्बे में सजाया और 3 बार तसल्ली से सारे डब्बे चेक करके गिने और एक लंबी सांस बाहर छोड़ी। डब्बों को एक बैग में डाला और बाहर आकर लाउंज में रखे और वहीं सोफे पर बैठकर रितेश का इंतजार करने लगी। इतने में वो बच्चा आया और मेरे साथ खेलने की जिद करने लगा। मैं ना चाहने के बावजूद उसके साथ खेलने लगी। उसने एक पट्टी लाकर अपनी आंखों पर बांध ली और मुझे ढूंढने लगा। मैं जानबूझकर जल्दी ही उसकी पकड़ में आ गई। फिर उसने वो पट्टी मेरी आंखों में बांधी। अब मैं उसे ढूंढने में लग गई, लेकिन वो मेरी पकड़ में ही ना आ रहा था। इधर उधर टटोलते टटोलते मैं एक चौड़े से सीने से टकराई। इससे पहले कि मैं कुछ समझती, मेरे पति के शब्द मेरे कानों में पड़े, मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। उन्होंने बिना किसी उम्मीद के ऐसा किया। फिर मेरे हाथ में तलाक के कागजात थमा दिए और कहा कि निकल जाओ यहाँ से अभी और इसी वक्त। ये कहते हुए उसकी जुबान जरा भी ना लड़खड़ाई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया हो। मेरे पति ने ऐसा क्यों किया था? मैंने जल्दी से अपनी आंखों से पट्टी खोली। सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो 14 साल का बच्चा इतनी गंदी और नीच हरकत कैसे कर सकता है? क्या मैंने उसे समझने में कोई गलती कर दी थी? वो ऐसा दिखता तो नहीं था। उसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया। मेरे पति ने मुझसे तलाक की डिमांड कर दी, क्योंकि वो 14 साल का बच्चा मेरे साथ। आधी रात का वक्त था।
ठंडी हवा जिस्म को चीरती हुई ठंडियों में सन्नाहट किए जा रही थी। मौसम अचानक ही बदल गया था। बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट माहौल को खौफनाक बना रही थी। वो इस सबसे अनजान चेहरे पर चादर लपेटे तेज तेज कदम उठाती चलती जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इन रास्तों को बखूबी जानती हो। तभी तो बिना अंधेरे की परवाह किए वो नाक की सीध में चलती जा रही थी। कभी कभी वो ठिठक कर रुक जाती और ना महसूस अंदाज में आगे पीछे देखती और फिर से सर झटक कर चलना शुरू हो जाती। उसकी रफ्तार हर मिनट के साथ तेज होती जा रही थी। अब वो शहर की सीमा रेखा से बाहर निकल आई। आगे फसलों के बड़े बड़े खेत थे जो कि यहाँ मौजूद गांव का पता दे रही थी। खेतों में फसलें हवा की वजह से लहलहा रही थी। उसकी रफ्तार में अब ठहराव आ गया था। अब उसके कदमों की रफ्तार धीमी थी। अब मकानों का सिलसिला शुरू हो गया था। थोड़े थोड़े फासले पर बने मकान एक जैसे ही मालूम हो रहे थे। अब उसने दबे पांव चलना शुरू कर दिया था। इतनी दूर से चलते चलते अब वो थक चुकी थी। उसके पांव के तलवे अब जवाब दे चुके थे। इस सर्द मौसम में भी उसे पसीना आ रहा था। उसने चादर का कोना पकड़कर पसीना पूछा और एक मकान के सामने जाकर रुक गई। उसने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। दरवाजा पहले से खोलकर रखा गया था। शायद उसके आने की खबर हो चुकी थी। उसके लबों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई थी। वो अंदर दाखिल हुई और मुड़कर दरवाजा लॉक कर दिया। चटकनी लगने की आवाज सन्नाटे में गूंजी थी। उसके पीछे कदमों की चाप हुई। उसे अपने पीछे कोई चलते हुए महसूस हुआ। पीछे से आने वाले ने उसे अपने हाथों में लिया और अपना चेहरा उसके कांधे पर रखा था और फिक्रमंदी से लाड़ भरे अंदाज में बोला, ओ मेरी जान, आज बहुत देर कर दी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुमने जो खुशी आज मुझे दी है इसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तुम वाकई ही काबिले तारीफ हो। तुम्हारी काबिलियत की दाद देता हूं मैं। लोग गलत कहते हैं कि खूबसूरत लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता। अब तुम खुद को ही देख लो, तुम्हारे पास तो खूबसूरती भी है और शातिर दिमाग भी। वाह। उसने अब पीछे हटकर उसके लिए तालियां बजाई थी और साथ ही साथ वो उसे अजीब सी नजरों से देख रहा था। जब से वो उसकी जिंदगी में आई थी उसकी जिंदगी जैसे स्वर्ग बन गई थी। वो क्या था और क्या से क्या बन गया था और सिर्फ उसी की वजह से वो एक अदा से चलती हुई उसके पास आई और बोली कि अनजान तो ऐसे बन रहे हो जैसे कुछ जानते ही ना हो, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम वहां की एक एक खबर एक एक पल से वाकिफ हो। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें मेरे मुंह से सुनने का इतना ही शौक है तो मैं बता देती हूँ, मगर इससे पहले दिल थाम लो, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है, कहीं खुशी के मारे तुम्हें हार्ट अटैक ही ना हो जाए। वो इसके चारों तरफ गोल गोल घूमती हुई बोली थी। उसने उभरी हुई बाहों के साथ उसे देखा और फिर उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ एक कमरे में ले गया। कमरे में जाकर उसने उसका हाथ छोड़ दिया था। वो बेड पर बैठी थी जबकि वो उसके सामने सोफे पर एक टांग पर टांग रखकर बैठ गया और उसको गहरी नजरों से देखता हुआ बोला, डार्लिंग, मानता हूं कि तुम मेरे साथ रह रहकर बहुत स्मार्ट होती जा रही हो, लेकिन बात यह है कि तुम जानती हो आज मैं कितना बिजी था, तो इसलिए तुम्हारी खबर नहीं ले सका। अब मुझे और ज्यादा इंतजार न करवाओ और कह दो वो बात जिसको सुनने के लिए मेरे कान कब से इंतजार में है, ताकि मेरे बेचैन दिल को करार आ जाए। इसमें जो आग लगी है वो ठंडी हो जाए। अब की बार वो कुछ अजीब से अंदाज में बोला था। साथ ही साथ उसकी आंखों में भी एक अजीब सा भाव उभरा था, जिसे देखकर वो उठकर उसके पास आकर बैठी थी। फिर उसके हाथ पर हाथ रखा और बोली कि उदास ना हो, उदासियों के दिन तो अब गए, अब से तो बस ऐसी ऐस होगी और मजे ही मजे होंगे। अब मुझे किसी चीज की कोई फिक्र, कोई परेशानी नहीं होगी। अब से मैं आजाद हूं। उसने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या मतलब इस बात का कि तुम आजाद हो? प्लीज मुझे खुलकर साफ साफ बता दो। वो उलझन भरी नजरों से उसे देखता हुआ बोला था, मतलब ये कि आजादी, मुझे आजादी मिल चुकी है। मैं अपनी आजादी लेकर आई हूं, किस्सा खत्म। जानते हो, आज मैं उस जबरदस्ती के रिश्ते से छुटकारा हासिल करके आई हूं जो किसी नंगी तलवार की तरह मेरे सर पर लटकता रहता था। अब से मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, ना ही कोई पूछने वाला है। अब देखना मैं कैसे तुम्हारी दुनिया को स्वर्ग बनाती हूँ। उधर का तो मैं परमानेंट हल करके आई हूँ। अब रोज रोज की चिक चिक से मेरी जान छूट गई है। उस बेफजूल से रिश्ते का आज मैंने दी एंड कर दिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम जानते हो मुझे कितना इंतजार था इस दिन का। आज मेरा इंतजार खत्म हुआ और फाइनली जो हमने चाहा था, जिसके लिए हमने इतनी कोशिशें, इतनी जद्दोजहद की थी, आज वो मकसद पूरा हुआ। तुम जानते हो तलाक का शब्द सुनना एक लड़की के लिए कितना दर्दनाक होता है, लेकिन मैं तुम्हें शब्दों में बता नहीं सकती कि मुझे वो शब्द सुनकर कितना सुकून महसूस हुआ था, जैसे मेरे दिल पर किसी ने ठंडी फुहार डाल दी हो। मैंने तो जैसे सुख का सांस लिया था।
मैं उसी वक्त तुम्हारे पास आना चाहती थी, तुम्हारे साथ अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहती थी, लेकिन तुम जानते हो ना, ऐसे एकदम आना मुमकिन नहीं था। ऊपर से था भी दिन और ऐसी सिचुएशन। बस फिर क्या था, तुम्हारी डार्लिंग ने वक्त को बर्बाद करना सही ना समझा और ऐसा ड्रामा किया, ऐसे आंसू बहाए, ऐसी ऐसी मिन्नतें की कि बस ना पूछो। कोई फिल्म इंडस्ट्री का बंदा मुझे देख लेता तो उसी वक्त मुझे बेहतरीन एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित कर देता। सारी बात बताकर उसने आखिर में गर्व भरे अंदाज में अपनी कमीज का गला पकड़कर ऐसे कहा था जैसे कोई गर्व से कॉलर पकड़कर कहता है, जबकि वो हैरत का बुत बने उसके मुंह की तरफ देख रहा था। क्या वो जो कह रही थी वो सच था? अगर ये सब सच था तो फिर तो वाकई आज वो बहुत बेखबर रहा था। उसने हैरत पर काबू पाया और उससे पूछा कि क्या ये सब सच है। उसे उस पर यकीन तो था, लेकिन न जाने फिर क्यों उसने दोबारा कन्फर्म करना चाहा था। हाँ बाबा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मुझे तलाक हो गई है। मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो रिकॉर्डिंग निकाल कर चेक कर लो। उसकी बात सुनकर उसके बेकरार दिल को वाकई ही सुकून मिला था। उठकर खड़ा हुआ और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, चलो चले। उसने एक नजर उसके हाथ को देखकर अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया और सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा, जैसे जानना चाह रही हो कि कहाँ। वो उसे साथ लिए कमरे से बाहर निकला और दूसरे कमरे के दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हुआ और बोला कि तुमने बताया था कि तुम खुश हो, तो सोचा तुम्हारी इस खुशी को सेलिब्रेट करूं, इसलिए बस थोड़ी सी तैयारी की। लेकिन अगर मुझे पता होता कि खुशी इतनी बड़ी है तो किसी अच्छी सी जगह पर जाकर जश्न मनाते। लेकिन खैर, अभी अंदर चलें। उसने लॉक में चाबी डालकर लॉक घुमाया। दरवाजा चर की आवाज के साथ खुलता चला गया। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। वो 2 कदम आगे बढ़ा और स्विच ऑन किया। टक की आवाज के साथ ही पूरा कमरा रोशनी में नहा गया था। उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। इतनी खूबसूरत डेकोरेशन, कमरा बेहद खूबसूरती से सजाया गया था और सफेद और लाल गुब्बारों से पूरे कमरे को भर दिया गया था। कमरे के बीचों बीच रखे गोल सर्कल की मेज पर एक खूबसूरत केक रखा हुआ था। उसे साथ लिए मेज की तरफ आया और कैंडल को आग लगाकर छुरी उसके हाथ में पकड़ाई। जैसे ही उसने केक कट किया, उसने तालियां बजाई और केक का टुकड़ा उठाकर उसके मुंह में रखा और बोला, आजादी का दिन मुबारक हो मेरी जान। उसने मुस्कुराकर उससे दाद वसूल की थी। न जाने कैसी औरत थी, बसा बसाया घर उजाड़ कर यहाँ जश्न मना रही थी। क्या उसका जमीर मर चुका था या फिर उसे उस ईश्वर का खौफ नहीं था जो यूं पाप करके अपने लिए नर्क की आग इकट्ठा कर रही थी। उसका पति कलवंत बेचैनी से यहाँ वहां टहलते हुए मुंह से बड़बड़ा रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे और क्या ना करे। जेवर खरीदने वाले डीलर्स का बार बार फोन आ रहा था। अब की बार तंग होकर उसने अपना फोन स्विच ऑफ करके बेड पर उछाल दिया। क्या करूं क्या करूं, पागल औरत, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली। शक्ल से कितनी मासूम लगती हो और अंदर से इतनी शातिर। तुम्हारी इसी मासूम शक्ल से मैं धोखा खा गया। न जाने मेरी तरह और कितनों को बेवकूफ बनाया होगा तुमने। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें यूं आजाद करके। तुम जाते जाते भी अपना खेल खेल गई हो। अब मैं कैसे डीलिंग करूं। वो अब कमरे की बाई दीवार पर लगी अपनी पत्नी की तस्वीर से बोल रहा था, एक बार, बस एक बार तुम मुझे कहीं मिल जाओ। तुम्हारी वो हालत करूंगा कि धोखे के नाम से ही तुम्हारी रूह कांपने लगेगी। लेकिन अभी क्या करूं। वो उसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था। हर जगह उसे ढूंढ लिया था, लेकिन कहीं से भी उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। काश वो फोन ही साथ ले गई होती तो उसे उस लोकेशन से ट्रेस करवा लेता। लेकिन मैंने उसे मौका ही कब दिया था कि वो कुछ अपने साथ लेकर जाती। मैंने तो उसकी लाख मिन्नतों के बावजूद उसे हाथ से पकड़कर उसी वक्त घर से निकाल दिया था। लेकिन वो यूं तने तनहा खाली हाथ कहाँ जा सकती है। उसने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर अगले ही पल सर झटका। खाली हाथ कहाँ थी वो। खाली हाथ तो वो मुझे कर गई थी। सारा जेवर गायब कर गई। उसने एकदम बेड पर बैठते हुए एक जोरदार मुक्का मारा था। आज से पहले उसने कभी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया था। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल बिजली की तरह दौड़ने लगा। ओह सिट, मेरे जहन में ये पहले क्यों नहीं आया। उसने अपने सर पर हाथ मारा था। कितना बड़ा बेवकूफ हूं मैं। मेरी बहन जुगनी को ये सब पता होगा। वो दोनों तो हर वक्त साथ होती थी घर में। उसी से पूछता हूँ। वैसे भी उसकी वो कुछ ज्यादा ही सगी थी। उसे सब मालूम होगा, सब जानती होगी वो। ये कहते वो फौरन से बेड से उठा था, अपना मोबाइल उठाया, फिर वापस से बेड पर छोड़ा और घड़ी की तरफ मुड़ा जो उस वक्त रात के 2:30 बजा रही थी। उसने एक पल को सोचा कि इस वक्त उसके कमरे में जाना सही होगा, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो चल दिया, क्योंकि उसे जल्द से जल्द उसका पता लगाना था और उसका पता लगाने के लिए उससे बात करना बहुत जरूरी थी। वो अपने कमरे से निकलकर उसके कमरे की तरफ बढ़ा।
अभी वो उसके कमरे की खिड़की के पास ही पहुंचा था कि अचानक खटक कर रुक गया। अंदर से आने वाली आवाजें सुनकर उसका पारा आसमान पर जा पहुंचा था। इससे पहले कि वो गुस्से में कुछ कर बैठता, अंदर से होने वाली बातों ने उसके पांव तले से जमीन खींच ली। उसके कान साए साए करने लगे। उसका पूरा शरीर सन्नाटों की चपट में आ गया। उसके कानों में उसे अपनी ही आवाज सुनाई दे रही थी। इसका मतलब है कि वो, मेरा नाम मीनू है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरी उम्र 32 साल है। मेरे बाबा सुनार थे, बल्कि सिर्फ बाबा ही नहीं, तकरीबन हमारे खानदान में सभी ज्वेलर्स थे। सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी दुकानें थी। ये उस वक्त की बात है जब मैं 22 साल की हुई तो मेरे बाबा को मेरी शादी की फिक्र लग गई और चंद ही महीनों बाद उन्होंने मेरी शादी शहर के मशहूर ज्वेलर से कर दी। जाहिर सी बात थी, जो जिस तरह का होता है वो रिश्तेदारी भी अपने ही तरह के लोगों में करता है। चौधरी कलवंत दिल्ली का एक जाना माना ज्वेलर था। मेरे ससुराल के नाम पर सिर्फ यही 2 लोग थे, एक मेरा पति और दूसरी मेरी 18 साल की ननंद जुगनी, जो कि यूनिवर्सिटी की छात्रा थी। शादी के 2 महीने बाद ही मुझ पर यह राज खुल गया था कि कलवंत केवल दिल्ली वालों की नजर में एक आम सा ज्वेलर है जो चंद नए डिजाइन तैयार करके मशहूर हो रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। कलवंत सोने और हीरे का जवाहरी था। उसने अपने कमरे में एक निजी कमरा बना रखा था। वो विदेशी लोगों से डील्स करता था। उस कमरे में सिक्योरिटी का अच्छा खासा मजबूत इंतजाम था। कुछ ही समय में उसने मुझे भी इस काम में शामिल कर लिया। मुझे डिजाइन बनाने में महारत हासिल थी। कुछ ही समय में मैं उसका राइट हैंड बन गई थी। वो कोई गैर कानूनी काम नहीं करता था, सिर्फ आजकल के हालातों की वजह से उसने ये बात छुपा रखी थी। जिंदगी अच्छे से गुजरती जा रही थी जब मुझे अपनी ननंद जुगनी की हरकतें कुछ अजीब सी लगी। मैंने उसे साफ शब्दों में कहा, जुगनी, जो मैं पूछूंगी सच सच बताना। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं सब जान चुकी हूँ। कौन है वो लड़का और तुम क्यों उसके साथ इतना फ्री हो रही हो? मेरी बात सुनकर जुगनी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबराते हुए बोली, कौन लड़का भाभी? लेकिन फिर मेरी नजरों में वार्निंग देखकर खुद ही बोलने लगी, भाभी विक्की मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जुगनी की बात सुनते ही एकदम मेरा हाथ उठा था और उसके चेहरे पर उंगलियों की छाप छोड़ गया। इसलिए यूनिवर्सिटी जाती हो तुम? तुम्हारा भाई तुम पर कितना भरोसा करता है और तुम ये सिला दे रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लेकिन फिर भी खैर, तुम्हें कोई पसंद करना ही था तो कोई ढंग का लड़का ढूंढ लेती। वो लड़का तो मुझे शक्ल से ही छटा हुआ बदमाश लग रहा है। आइंदा मैं तुम्हें उसके आसपास ना देखूं, वरना तुम्हारे भाई को बता दूंगी मैं। आज पहली बार मैंने जुगनी से इस तरह सख्त अंदाज में बात की थी और यूं उस पर हाथ उठाया था। मैं समझी थी कि शायद वो मेरी इस सख्ती से समझ जाएगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरा ये कदम मुझ पर कितना भारी पड़ने वाला है। अब तो उस लड़के को घर भी बुलाकर लाने लगी थी। मैंने उसे बहुत समझाया और उसे रोकने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो खुद सर हो चुकी थी। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अब पानी मेरे सर से गुजरने लगा था। एक दिन मैंने अपने पति को सब बता दिया। इसके सिवा और कोई चारा भी न था। अगर वो लड़का किसी भी लिहाज से मेरी ननंद के काबिल होता तो मैं उसका भरपूर साथ देती, लेकिन विक्की पर भरपूर रिसर्च के बाद उसकी जो हकीकत मेरे सामने आई थी, मैं किसी सूरत अपनी ननंद को उसके चंगुल में फंसने नहीं देना चाहती थी। मुझे किसी तरह अपनी ननंद को बचाना था। तभी मैंने अपने पति को सब बता दिया। मैंने सोचा कि शायद वो प्यार मोहब्बत से अपनी बहन को समझा लेंगे, लेकिन मेरा अंदाजा आधे घंटे बाद ही गलत हो गया। जब मेरी ननंद यूनिवर्सिटी से वापस आकर उस लड़के की बाइक से उतर रही थी, ठीक उसी वक्त उनके पास एक बड़ी सी काली स्याह आलिशान कार आकर रुकी। उसका दरवाजा खुला और मेरा पति बाहर निकला। वो बेहद गुस्से में लग रहा था। मैंने अपने पति को कभी इससे पहले इतने गुस्से में नहीं देखा था। मुझे मामला बिगड़ता हुआ नजर आया। इससे पहले कि मैं नीचे जाकर अपने पति को रोकती, उसने गाड़ी से उतरते के साथ ही विक्की का कॉलर पकड़कर उसे बाइक से नीचे उतारा और उसे बेदर्दी से पीटना शुरू किया। मैं नीचे आ चुकी थी। मेरी ननंद ने विक्की के आगे आने की कोशिश की तो मेरे पति ने एक कहर भरी नजर उस पर डाली और उसे मेरी तरफ धक्का देकर कहा कि संभालो इसे, तब तक मैं इसे लड़के को ससुराल पहुंचाकर आता हूं। ये कहकर मेरा पति जैसे ही पीछे मुड़ा तो दंग रह गया। विक्की उस पर गन ताने खड़ा था और उसी गन का फायदा उठाकर वो वहां से भाग गया। मेरे पति ने फौरन पुलिस को कॉल की, क्योंकि बात सिर्फ मेरी ननंद की नहीं थी। विक्की एक इनामी मुजरिम था जो 2 बार जेल से भाग चुका था और अब भेष बदल कर रह रहा था, लेकिन खबर देने पर वो एक बार फिर पकड़ा गया। मेरी ननंद मुझे बहुत बुरा भला कह रही थी। मैं उसे कमरे में लेकर गई तो वो कहने लगी कि तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखना, तुम्हें वहां जाकर मारूंगी जहां तुम्हें एक घूंट पानी भी नहीं मिलेगा। वो बहुत दरिंदगी से बोल रही थी, तुमने मुझे बर्बाद किया है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैंने उसे उसका वक्ती गुस्सा समझकर नजरअंदाज कर दिया। इस किस्से को कई महीने गुजर गए। जुगनी अब बिल्कुल खामोश हो गई थी।
इसके बाद उसने कभी मुझसे इस बारे में बात नहीं की थी। हम यही समझे कि वो सुधर गई है और सब भूल भाल गई है, लेकिन उसकी ये खामोशी किसी बड़े तूफान की निशानी थी। इस बात से हम कतई अनजान थे। वो न जाने क्या क्या प्लान बनाती रही थी, और एक दिन वो हुआ जिसने मेरी सारी दुनिया हिलाकर रख दी। मैंने अपने पति को कॉल करने के बाद सामान लाकर लाउंज में रखा और उस 14 साल के बच्चे के साथ खेल में बिजी हो गई। ये बच्चा पिछले 2 महीने से हमारे घर रह रहा था। एक दिन जब मैं घर से बाहर निकली थी तो ये मुझे अपने घर के पास खड़ा रोता हुआ मिला था। उसकी हालत बहुत बुरी थी, वो भूख से निढाल था। मैं उसे अपने साथ लिए घर आ गई थी। उसके माँ बाप नहीं थे और चाचा चाची के घर का पता वो भूल चुका था। वो एक अच्छा बच्चा था, देखने से मुझे यही लगा मैं उसे अपने घर ले आई, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये लड़का मेरे लिए किस कदर मुसीबत बन सकता है। वो हक्का बक्का सा खड़ा था और फिर एकदम शाख्त हो गया था। उसने आस्तीन में सांप पाल रखा था, जिसने उसे ऐसे डसा था जिसका कांटा पानी भी ना मांगता। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी बहन उसे इस तरह दर्द दे सकती है। उसने तो उसे बाप बनकर पाला था, और उसने एक गैर लड़के के लिए अपने ही भाई का घर उजाड़ दिया था। वो लंबे लंबे डिग भरता वहां से वापस अपने कमरे में आया और फोन ऑन करके किसी को कॉल मिलाई, और थोड़ी देर के बाद उसकी सर्द आवाज आई, जी सर, कलवंत बात कर रहा हूँ। किस किस्म का स्टाफ है आपका और किस किस्म की ड्यूटी है? 3 बार मुजरिम आपकी कस्टडी से भागकर निकल आया है और सरेआम घूम रहा है। आपका स्टाफ क्या कर रहा है? आपका वो इनामी मुजरिम इस वक्त मेरे घर पर है। खुफिया रेड करनी है, और याद रहे साथ में लेडी कांस्टेबल भी होनी चाहिए। कॉल बंद करके उसने अफसोस से सर झटका था। काश के तुम ऐसा न करती जुगनी, तो आज मैं ऐसा न करता। लेकिन जो कुछ तुमने किया है तुम्हें उसकी सजा देना बहुत जरूरी है। उसने गाड़ी की चाबियां उठाई और बगैर आवाज पैदा किए घर से निकल गया। विक्की और जुगनी कमरे में बैठे बातों में बिजी थे। वो खुद ही अपनी पोल खोल चुके थे। दरअसल कमरे के लॉक पर तो मेरा और कलवंत दोनों का ही फिंगरप्रिंट लगा हुआ था, लेकिन कमरे में मौजूद जेवरात के कुछ खास डब्बे ऐसे थे जिनके लॉक पर मेरे फिंगर थे, और बहुत से कोड भी ऐसे थे जो सिर्फ मुझे ही पता था। ये सब कुछ मेरी ननंद ने विक्की के साथ मिलकर किया था ताकि हम दोनों से बदला ले सके। उस दिन जब मैं जेवरात पैक करके लाउंज में रखने के बाद उस बच्चे से खेल रही थी, तो उसी बीच मेरी ननंद ने सारे जेवरात निकालकर खाली डब्बे वहां रख दिए, जिन्हें रितेश लेकर कलवंत के पास पहुंच गया। खाली डब्बों की वजह से कलवंत की बेहद बेइज्जती हुई। इसी गुस्से में आकर उसने मुझसे तलाक मांग ली। जब मैंने आंखों से पट्टी खोली तो वो 14 साल का बच्चा मेरे साथ लिपट कर खड़ा था। वो बहुत डरा सहमा सा लग रहा था, और जुगनी एक तरफ खड़ी थी। वो अचानक ही कलवंत के सामने आई और उसके आगे हाथ जोड़ दिए। भाई ऐसा ना करे, भाभी को घर से ना निकाले। मैं मानती हूँ इन्होंने जुर्म किया है, ये जेवर चोरी कर बैठी है, लेकिन प्लीज आप ऐसा ना करें। भाभी में मुझे अपनी माँ नजर आती है भाई। अब वो बाकायदा रोना शुरू हो गई थी। मैं नासमझी से ये सब देख रही थी। जब मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया था, और फिर मुझे घर से निकाल कर पछता भी रहा था, क्योंकि जेवर चोरी हुए थे और डीलर के फोन पर फोन आ रहे थे। वो मुझे अब ढूंढना चाहता था कि मैं कहाँ गई हूँ। इसलिए अब वो जुगनी से मेरे बारे में पूछने उसके कमरे में गया था। जब उसने दरवाजे के बाहर खड़े होकर अचानक विक्की और जुगनी की बातें सुन ली कि कैसे उन्होंने हम दोनों का झगड़ा करवाया और मुझे घर से निकाल दिया, और जो जेवर हाथ आए वो अलग। कलवंत ने उसी वक्त पुलिस को कॉल कर दी थी। वो दोनों कमरे में पार्टी कर रहे थे जब पुलिस ने छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार करके बहुत सारा माल और जेवरात और बहुत सी गाड़ियों की चाबियां भी बरामद कर ली। ये सारा सामान विक्की की गई डकैतियों का था। मेरे बाबा ने मेरी पसंद से शादी ना करा के अपनी पसंद के लड़के यानी कलवंत से मेरी शादी कराई थी, जिससे मैंने भी माँ बाप की इज्जत को मद्देनजर रखते हुए अपनी मोहब्बत को भुलाकर कलवंत से शादी कर ली थी। मगर शादी के कुछ दिन बाद ही घर में सोने चांदी की चोरी होने लगी, जो विक्की और मेरी ननंद जुगनी का काम होता था। लेकिन सुननी मुझे पड़ती थी, क्योंकि हर जगह मेरे फिंगरप्रिंट थे। कुछ समझ नहीं आता था कि क्या करूं। रोज की इस चिक चिक में पूरी तरह से थक चुकी थी। इसलिए जब मेरे पति कलवंत ने जब तलाक के कागजात मेरे हाथ में पकड़ाए, तो थोड़ा सा रोना धोना करके तुरंत उन पर साइन कर दिए और वापस अपनी शादी से पहली मोहब्बत रंजीत के पास चली गई थी। फिर एक दिन कलवंत मुझे ढूंढते हुए आए और मेरे पैरों में गिरकर सारी कहानी सुनाई, मुझसे माफी मांगी। मगर अब क्या हो सकता था, क्योंकि अब मैं अकेली बिल्कुल नहीं थी। रंजीत मेरे साथ थे और हम दोनों ने शादी भी कर ली थी। यूं एक गलतफहमी की वजह से कलवंत की जिंदगी तबाह होकर रह गई थी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।